हाँ जी, कल हमने कर लिया था आपका रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, उससे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। आप ये बताएं, क्या इसके कॉन्टेक्स्ट में कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है क्या? जब भी वर्ड आए पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको क्या देखना है कि किसी फोर्स के अगेंस्ट में मुझे वर्क डन करते हुए कोई एनर्जी स्टोर हो रही है क्या? टेंडेंसी ऑफ दिस डाइपोल इज टू अलाइन विद द फील्ड, फील्ड के साथ अलाइन होना चाहता है। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपकी, और ये एंगल आपका थीटा है। अभी मुझे अगला एंगल जो कि यहां से डी थीटा एक्स्ट्रा है, पहले थीटा पे था, फिर थीटा से आपको डी थीटा और आगे मूव करना है। इस डी थीटा मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। तो आपका ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे वर्क डन होता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में वर्क डन विल बी टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स का एनालॉग रोटेशनल में टॉर्क होता है और डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपका देखें, आप जो टॉर्क लगाएंगे, पहली बात तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इस साइड बनेगा जो होगा पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई से आया है ना। अगर मुझे इसको इस साइड मूव करना है स्लोली, तो मुझे भी इतना ही टॉर्क इस साइड लिखना पड़ेगा। तो मेरा टॉर्क जो एफ एक्सटर्नल का टॉर्क रहेगा वो इस साइड रहेगा, और डी थीटा मैंने डिस्प्लेस किया है, तो वर्क डन विल बी डी विल बी टॉर्क पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आपका वर्क डन कहां से कहां तक हुआ, इसको यहां से यहां तक ले जाने का। आप टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर लें, पी ई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा की इनिशियल वैल्यू, थीटा की फाइनल वैल्यू। आप यहाँ पे पी ई इज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको नॉन पता है क्या? साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा माइनस कोस थीटा, या कोस थीटा नहीं, माइनस कोस थीटा होता है। आप ध्यान रखें, साइन थीटा का देखते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ऐसा होता है। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस थीटा, तो माइनस पी ई कोस थीटा, वैल्यूज पुट कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2। जितना आपका वर्क डन होगा, क्या उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी? तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू दिस वर्क डन, तो डेल्टा यू will be equal to work done, and this delta U will be final potential energy minus initial potential energy, and which will be equal to minus PE cos theta 2 minus cos theta 1। ठीक है, यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं
तो किसी रेफरेंस पॉइंट पे वी कैन चूज पोटेंशियल एनर्जी एज 0। आपका यहां से यहां तक कितना वर्क डन हुआ वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो किसी पॉइंट पे आप रेफरेंस मान के U को 0 मान सकते हैं, जागते रहें, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने जो रेफरेंस पॉइंट माना है वो माना है, लेट्स से दिस इज फील्ड, और जब आपका डाइपोल यहां पर है इस ओरिएंटेशन पर, जब एंगल आपका 90 डिग्री है, वहां पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। रेफरेंस पॉइंट है मेरा ये। अगर रेफरेंस पॉइंट है तो लेट से यहां पर U1 को रेफरेंस मान लिया। U1 वो वाला पॉइंट है जहां पे थीटा 90 डिग्री है, तो UN इज 0, थीटा 1 इज 90, थीटा 1 90 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो U2 विल बी माइनस PE कोस थीटा 2, और जो आपका सेकंड एंगल है उसको आप जनरल एंगल ले लें तो U विल बी माइनस PE कोस थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपका डाइपोल ऐसे रहेगा तब U विल बी माइनस PE, क्योंकि कोस 0 1 हो जाएगा। जब डाइपोल यहां रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, जब यहां पे रहेगा तब U विल बी 0, रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है। जब डाइपोल ऐसे रहेगा तब आप देखें कोस 180 हो जाएगा, कोस 180 इज -1, तो PE U इक्वल टू प्लस PE। आप ध्यान से देखें, डाइपोल जब यहां से यहां आया है तो माइनस PE 0 और PE, आपकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही है, बिकॉज वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो वाला आपका वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। नोट डाउन करिए। अगर फोटो ले पाए तो हम जल्दी में है क्योंकि कंप्लीट करना है, अगर फोटो ले पाए तो और बढ़िया हो जाए। डन। Next topic is electrostatics of conductors. आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर की सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप मान लीजिए आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी E0, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर फोर्स किस साइड लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसके ऊपर फोर्स किस साइड लगेगा, मोक्ष बताएगा, इस साइड। F इक्वल टू क्यू ही होता है, क्यू नेगेटिव है तो इस साइड आएगा। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड जमना शुरू होंगे, इस साइड आपका इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जमना शुरू होंगे, चार्ज सेपरेशन होना शुरू होगा। तो क्या आप देखें, बाहर से आपने E0 लगाया था, यहाँ पे एक E0 वर्क कर रहा था, क्या अब इस चार्ज सेपरेशन के कारण अंदर का भी एक फील्ड ऐसे बन जाएगा। जब E0 था तब चार्ज सेपरेशन होना शुरू हुआ, अंदर चार्ज सेपरेशन के कारण एक फील्ड और बनना शुरू हुआ। जब वो फील्ड बनते बनते E0 के बराबर आ जाएगा तो आपके कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 हो जाएगा। एक तो बाहर से लगाया गया है, एक चार्ज सेपरेशन के कारण आ गया है।
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फर्दर इलेक्ट्रॉन को इस साइड नहीं लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन को इस साइड लाना बंद हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अचीव हो जाएगा, मतलब जितना चार्ज सेपरेट होना है वो हो चुका है। तो कुल मिला के क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ऐसे रीअरेंज करते हैं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो ये बात ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसके कारण से इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो जाते हैं और अंदर में फील्ड जीरो होता है। ठीक बात। सेकंड पॉइंट, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल हर जगह सेम होगा? बताइए बात। देखें, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ +1 चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहां से मुझे यहां +1 चार्ज लेके जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग ही नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा टू मूव इट फ्रॉम हियर टू हियर, तो आपको नेट वर्क डन जीरो करना पड़ेगा। तो नेट पोटेंशियल का चेंज विल बी जीरो, डेल्टा वी इज जीरो, तो कहीं पे पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब सब जगह पोटेंशियल सेम है। बात समझ में आई? V इज सेम थ्रू आउट, आपको बताना है भाई जहां समझ में ना आए, V इज सेम थ्रू आउट। अगर V सेम है अंदर में हर जगह, तो वो अंदर वाले पॉइंट जस्ट अंदर की बात करें तो सरफेस तक पहुंच जाएंगे, सरफेस तक पहुंच जाएंगे तो सरफेस विल बी इक्विपोटेंशियल। आपका V सब जगह सेम रहेगा, सरफेस पे भी सेम रहेगा, तो सरफेस बन गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक बात। अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं रहा तो एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होगा और आपका वर्क डन हो जाएगा टू मूव +1 चार्ज, डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी नहीं आना चाहिए। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर will always be perpendicular to surface of conductor। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा। फोर्थ पॉइंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? फॉर एग्जांपल, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मैं इस छोटे से पार्ट को कंसीडर कर रहा हूं और इस पार्ट के इसके जस्ट बाहर यहां एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, डायरेक्शन निकाल चुके हैं हम, परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर ये पॉइंट जस्ट बाहर है, बहुत नजदीक है इसके, तो कैन आई ट्रीट दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट एज इनफाइनाइट शीट? दोबारा बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दीवार है, कोई चीज कोई पॉइंट मैं दीवार के बहुत पास में ले लूं, तो ये वॉल विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट शीट फॉर दैट पॉइंट, इजंट इट? आप किसी दीवार के बहुत पास में आ जाएंगे तो वो दीवार आपको बहुत बड़ी दिखती है, तो कहने का मतलब अगर पॉइंट बहुत नजदीक होगा उस सरफेस के, तो दैट सरफेस विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट शीट, और इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना आता है? आता है क्या? बताएं क्या था? अगर एक इनफाइनाइट शीट है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या किया था हमने, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, एरिया एलिमेंट भी ऐसे था, E इंटू ए हो गया था, नीचे भी E इंटू ए हो गया था, और कर्व्ड पार्ट पे E डॉट ds 0 हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगा और ds ऐसे था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया था 2E क्यू क्या था, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपका आंसर आ गया था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यदि ये वाला पोर्शन इनफाइनाइट शीट है, तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, यहाँ पे इस पोर्शन पे तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें निकालना है, अंदर वाले पे जीरो है,
तो यहाँ पे जो 2E आया था उसकी जगह कितना आ जाएगा, ई ए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस विल बी उस वाले का डबल है यहाँ पे, क्योंकि एक पार्ट का फील्ड फ्लक्स नहीं है। तो E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये 4 पॉइंट सीक्वेंस में याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये याद हो गया कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, रीअरेंज करेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लेंगे, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, सरफेस बन गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, गोज लॉ लगा के निकाल दे। अगला पॉइंट नेक्स्ट है आपका नो एक्सेस चार्ज resides inside conductor। कंडक्टर के इंटीरियर में कोई एक्सेस चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता। अगर आपने कंडक्टर को बाहर से कोई चार्ज दिया, उसके ऊपर इंसर्ट किया, तो वो चार्ज सारा का सारा सरफेस पे ही आएगा। उसका कारण है, क्या कारण है, ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, वो चार्ज मान लो अंदर रह गया, यहां आ गया चार्ज, एक्सेस चार्ज जो दिया था, अगर यहां पे मैं एक गॉसियन सरफेस लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ई डॉट डी एस करके, तो यहाँ पे क्यू इन जीरो नहीं हुआ, क्यू इन जीरो नहीं हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की संभावना बन जाती है अंदर में, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, तो इसलिए अंदर क्यू इन जीरो रहे तो ये वाली पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? देयरफॉर चार्ज विल नॉट रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर। फिफ्थ, सिक्स्थ वाला पॉइंट आप अभी के लिए याद कर सकते हैं, आगे सवाल आएगा तो कर लेंगे। अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, एक कंडक्टर है उसके अंदर कोई स्पेस खाली है, बीच में कैविटी है, कैविटी के अंदर यदि आपका चार्ज जीरो है, इफ Q इक्वल टू जीरो इनसाइड कैविटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो इनसाइड कैविटी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा अंदर कैविटी के, तो कैविटी के अंदर फील्ड भी नहीं होगा। समझना भी समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि बाकी चार्ज तो बाहर रिसाइड करेगा ही करेगा, बाहर रिसाइड करेगा तो उसके कारण फील्ड अंदर जीरो रहेगा, तो कैविटी के अंदर भी जीरो रहेगा। अगर कैविटी के अंदर जीरो है, अगर कैविटी के अंदर चार्ज क्यू हुआ तो उसका फील्ड हो सकता है कैविटी के अंदर, अगर कैविटी के अंदर क्यू भी जीरो रहा तो फील्ड भी जीरो रहेगा। ये 6 पॉइंट है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर कैविटी के अंदर क्यू चार्ज हुआ तो फिर कंडक्टर में भी चार्ज आएगा। कंडक्टर में चार्ज, कंडक्टर क्या करेगा, देखो अगर मान लो कंडक्टर आपका अनचार्ज था, किसी तरीके से आपने कैविटी के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया, तो कंडक्टर पता क्या करेगा, कंडक्टर कंडक्टर के दो सरफेस हो गए ना, एक ये और एक बाहर वाला, इस सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू लेके आएगा, और न्यूट्रल था तो बाहर वाले पे प्लस क्यू लेके आएगा। अब देखो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बाहर वाले चार्ज के कारण तो जीरो होगी और अंदर वाला नेट चार्ज जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो कंडक्टर के अंदर वो कैपेसिटी है कि अपने अंदर जीरो कर लेगा, वो रीअरेंज करके। सवाल समझो उसका? देन फोटो ले लेकर लेनी है तो
नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। जैसे अभी आपके पास एक सब्सटेंस का कंडक्टर, उससे बिल्कुल अलग है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। अब आपका डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो दो तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है, या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या आपके पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब समझते हैं? आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है फॉर एग्जांपल O2। O2 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन के बीच में इक्वली शेयर्ड हैं। आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा, ठीक है, आपके बीच में ही शेयर्ड है। पोलर मॉलिक्यूल्स आपका HCl, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो डाइपोल बन जाता है। ये जो पोलर वर्ड आया है, पोलर का मतलब डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है। नॉन पोलर का मतलब है कि डाइपोल नहीं है, डाइपोल नहीं। वहां पे कंडक्टर में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे क्या है, इस केस में तो चार्ज सेपरेशन है, डाइपोल है। यहाँ पे डाइपोल भी नहीं है। जैसे कंडक्टर में जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर लिया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा देखते हैं। पहले देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल। सॉरी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई डाइपोल नहीं है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में था ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट दिस साइड। आपका नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और पॉजिटिव साइड यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा, तो डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं है कि निकल के बाहर आ जाए, बट हाँ शिफ्ट हो जाएगा और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इंड्यूस्ड डाइपोल। आपके डाइपोल इंड्यूस हो गए। यहां देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, दोबारा दोबारा। कंडक्टर के अंदर क्या आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो वो इस सरफेस पे आ गए, उधर आपका पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो चार्ज सेपरेशन हो गया। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स ऐसे लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल शिफ्ट दिस साइड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड आ गया तो उस साइड आपकी पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, नेगेटिव की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वहां पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव बन गया तो एक डाइपोल बन गया, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से डाइपोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। क्लियर है? यहां देखते हैं क्या होता है। यहां पे इवन इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल्स ऑलरेडी होते हैं, बट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। आपका डाइपोल मान लो माइनस प्लस
ऐसे है, एक माइनस प्लस ऐसे है, एक आपका माइनस प्लस ऐसे है, रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। रैंडम ओरिएंटेशन है डाइपोल्स की। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डाइपोल्स की टेंडेंसी होती है टू अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड। तो आपके डाइपोल्स रीओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल्स। यहां पहले डाइपोल इंड्यूस होते हैं और फिर ओरिएंट होते हैं, ओरिएंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहां पे ऑलरेडी होते हैं, सिर्फ आपके रीओरिएंट होते हैं। ठीक बात है। अब यहां पे जो आपके इंड्यूस डाइपोल बन के जो ओरिएंट हुए हैं, इसको मैं देखो, आप हर जगह आपका ना नेगेटिव चार्ज साइड आ रहा है, हर का नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड रहेगा। अगर मैं सारे डाइपोल्स को ऐड करके एक सिंगल डाइपोल बना दूं, तो क्या सारा नेगेटिव चार्ज मैं एक साइड मान सकता हूं और सारा पॉजिटिव एक साइड? तो इस पिक्चर का इक्विवेलेंट पिक्चर कैन बी लाइक, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज। उन सारे डाइपोल्स को ऐड करके जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना, उसके मैंने इक्विवेलेंट पिक्चर कुछ ऐसी बना दी कि नेगेटिव चार्ज सारा एक साइड और पॉजिटिव एक साइड। ठीक है। बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लगाई थी, अब जो अंदर आपका चार्ज सेपरेशन वैसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, बट डाइपोल्स ओरिएंट होने के कारण हमने लगभग मान लिया कि चार्ज इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका भी एक फील्ड बनेगा अंदर। आपने ई नोट लगाया था और जो डाइपोल्स रीओरिएंट हुए, इनके कारण जो फील्ड बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। बट वो वाला फील्ड ई नोट से कम होगा, ई नोट को पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, पूरा सेपरेट हो सकते हैं, तो क्या करते हैं, उसको कैंसिल करके 0 कर देते हैं, पूरा कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपने फील्ड लगाया है बाहर से ई नॉट, वो अंदर जाके कुछ कम हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि वो कैंसिल कर दिया है। मॉक समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो पूछो। ई नोट आपने लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो गया? क्योंकि वो वाला चार्ज सेपरेशन के कारण एक फील्ड ऐसे भी बनेगा, ई नोट में से वो घट गया, तो आपका नेट कुछ कम हो गया। ठीक। इसके बाद आप मुझे बताएं एक टर्म, यहां तक की पिक्चर देखो, जब इंड्यूस होके ये ओरिएंट हो गए या आपके ऑलरेडी थे रीओरिएंट हो गए, इसके बाद दोनों का बिहेवियर सेम है। यहां तक की स्टोरी अलग थी, यहां तक की, इसके बाद दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, कुल मिला के अपोजिट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। एक टर्म आता है यहाँ पे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होंगे। लेट से ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहां पे आपने एक यूनिट वॉल्यूम ले ली, ना 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो एक यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में, इस यूनिट वॉल्यूम में जो आपके डाइपोल्स हैं वो ऐसे अरेंज हो गए। आप ये बताओ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा
क्या उतने ज्यादा आपके डाइपोल्स इंड्यूस होंगे? अगर जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ एक छोटे से वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में, क्या उतने ज्यादा डाइपोल्स इंड्यूस होंगे? हाँ कि ना? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा तो ज्यादा डाइपोल्स इंड्यूस होंगे। तो पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और ये होता है टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने एक वॉल्यूम में देख लिया कि एक गिवन वॉल्यूम में इतना नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, तो वो होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा उसी को आप पोलराइजेशन बोलते हैं। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन अ गिवन वॉल्यूम V, और ये आपकी गिवन वॉल्यूम V है। ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। अगर यहां पे मैं इक्वलिटी लेके आना चाहूं तो एक टर्म आता है XE E नॉट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। आपका पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और Xi इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ये डिपेंड करती है ऑन नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये तो तय है कि हर तरह के डाइलेक्ट्रिक में फील्ड लगाने से डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, बट किसी में ज्यादा बढ़ेगा किसी में कम बढ़ेगा, है ना? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है एक तरीके से, और कोई मॉलिक्यूल होगा तो वहां पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से अलग डाइपोल मोमेंट बनेगा। तो आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये है। कंक्लूड कर रहा हूं दोबारा एक बार। दो चीजें पढ़ी हमने पैरेलल में, कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक। कंडक्टर में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, रीअरेंज कर लेते हैं, और बाकी सारी जुड़ी हुई चीजें उसके साथ। डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक आपका दो तरीके से बना होता है, पोलर मॉलिक्यूल से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से शिफ्ट होता है, आपका डाइपोल इंड्यूस होता है। डाइपोल इंड्यूस हो गया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ने पहले डाइपोल बनाया, डाइपोल पे ओरिएंट किया। ठीक है, आपके पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी आपका डाइपोल था, बट दे वर रैंडमली ओरिएंटेड, इसलिए नेट आपका डाइपोल नहीं बन रहा था, कट हो रहे थे। जब आपने फील्ड लगाया तो वो रीओरिएंट होते हैं अलोंग द फील्ड। अब जो ये ओरिएंटेशन या रीओरिएंटेशन हुआ है, इसी पिक्चर के इक्विवेलेंट सारे डाइपोल्स को ऐड करके अगर मैं सिंगल डाइपोल मान लूं तो आई कैन ट्रीट चार्ज सेपरेशन लाइक दिस। और चार्ज सेपरेशन जब ऐसा मान लिया तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, अंदर इस चार्ज सेपरेशन के कारण भी फील्ड ऐसे आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी लेसर देन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हुई डाइलेक्ट्रिक की। कंडक्टर में फील्ड लगाने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, डाइलेक्ट्रिक में फील्ड लगाने से फील्ड कम हो जाता है। दैट्स इट। फिर हमने देखा पोलराइजेशन टर्म क्या होता है।
जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स ओरिएंट होते हैं। तो दिस P इज प्रोपोर्शनल टू E नॉट और उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। देन हर्ष समझ में आ रहा है अब तक? पक्का? ठीक। हम आ गए हैं इस चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन में, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आपने पहले कभी सुना है वर्ड कैपेसिटर? नहीं सुना? कहाँ पे देखा है, कभी देखा है कैपेसिटर? आपके पंखे में वो गोल गोल लगता है ना, सफेद सफेद, वो कैपेसिटर होता है। कई बार कहते हैं कैपेसिटर खराब हो गया तो वो लगाते हैं, फिर वो चलता है, तो वही कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मेन फंक्शनिंग क्या है पहले समझें। जैसे आपके घर में, किसी के घर में ऐसा है कि पानी की टंकी ना हो, टैंक ना हो, मतलब डायरेक्ट सप्लाई वाला पानी आता हो, मतलब टैंक बनाया ही ना हो, ऐसा है क्या? नहीं है ना? हाँ ना बोलो यार। नहीं है, सबके घर में टैंक है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बाय चांस किसी इमरजेंसी में अगर पानी की सप्लाई ना आए, उस दिन ना आए, तो आपके जो फ्लो है पानी का घर में जो है वो आपके पास अवेलेबल रहे, इसीलिए होता है टैंक। नहीं तो अगर हर रोज इतना कोई श्योरिटी दे दे कि भैया पानी तो आएगा ही आएगा, नल खोलोगे पानी आएगा ही आएगा सप्लाई का, तो टैंक बनवाने की जरूरत क्या है? नहीं है। तो टैंक इज बेसिकली, अगर किसी इमरजेंसी में वो सप्लाई कट ऑफ होती है तो आपके घर की सप्लाई ना रुके। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या होता है, कई बार करंट का फ्लो किसी कारण से रुक जाता है ना, तो वो फ्लो मेंटेन रहे इसलिए हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। तो कैपेसिटर आपके सर्किट में पानी की टंकी की तरह बिहेव करती है। अगर किसी कारण से आपका चार्ज का फ्लो कम हुआ, करंट कम बना, तो कैपेसिटर उसको फ्लो कराएगा। ठीक है, पानी की टंकी आप याद रखना कि वैसा ही कुछ तो है, उसमें स्टोर होता है चार्ज और वो फिर फर्दर करंट को फ्लो कराता है। ठीक। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस है उस पानी की टंकी की स्टोरेज कैपेसिटी। 500 लीटर की है, 2000 लीटर की टंकी है, वो कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये टंकी है और ये उसकी कैपेसिटी है। ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन है कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ कंडक्टर separated by an insulator and energy, ये पॉइंट हुआ, इट इज चार्ज एंड एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। डिवाइस स्पेलिंग क्या होती है? सी होता है क्या? एस भी होता है, सी भी होता है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of electric field lines। आपका एक पेयर ऑफ कंडक्टर होता है जो इंसुलेटर से सेपरेट होता है,
ये एक चार्ज और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखते हैं कैसा है। पहला, पेयर ऑफ कंडक्टर्स। पेयर ऑफ कंडक्टर्स में कंडक्टर की शेप कैसी भी हो सकती है, बट हमारे सिलेबस में जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें क्या करना है, दो पैरेलल कंडक्टिंग शीट लेनी है। हमने शीट के ऊपर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आपकी कंडक्टिंग शीट है, पेयर ऑफ कंडक्टिंग शीट। इस शीट के ऊपर आपने चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू किसी मैकेनिज्म से ला दिया, ठीक है। क्या इन चार्जेस के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? बनेगा। तो इस कैपेसिटर के अंदर वो चार्ज जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में स्टोर है और आपका चार्ज भी स्टोर है। दोबारा पढ़ें आप, पेयर ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। जो पेयर ऑफ कंडक्टर है बीच में एयर है, एयर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, ठीक बात। इट इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। इसके ऊपर आपने किसी मैकेनिज्म से चार्ज ला दिया है, कैसे आया वो देखेंगे अभी। चार्ज ला दिया है एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक बात है। अब देखते हैं कि चार्ज आता कैसे है। ये आपकी बैटरी है, लेट से पोटेंशियल इसका V है। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म टू चार्ज द कैपेसिटर। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग द बैटरी क्या करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। ये कंडक्टर रहेगा, ये भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो होगा क्या, ये जो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपका बनता है कुछ ऐसे ही बनता है ना। जब भी आपने अभी तक देखा क्या, ऐसे सर्किट आपने पढ़े हैं। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो आपका करंट का फ्लो होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे बनता है ना, अलोंग द वायर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन इस साइड जलता है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होती है, तो ऐसे मानते हैं। तो कुल मिला के आपको मोटा मोटा ये समझना है कि बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मतलब कुल मिला के जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बैटरी लगते ही फोर्स लगेगा। तो आप बताएं, यहां पे अगर फील्ड ऐसे है, ये फील्ड इस वायर में यहां पे ऐसे है, तो इस कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या वो इस साइड फ्लो करेंगे? हाँ जी। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहां आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट है, आपका और आएगा और आएगा और आएगा और आएगा। अब देखें, कुछ टाइम के बाद जब सब्सटेंशियल चार्ज कैपेसिटर पे आ जाएगा तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें, अगर मैं किरचॉफ लूप रूल लगाऊं, किरचॉफ लूप रूल लगाऊं तो यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ा है, यहां से यहां पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? यहां पे अगर आपका चार्ज सेपरेशन ऐसे है पॉजिटिव नेगेटिव तो बढ़ेगा। हाँ भाई, अगर किसी रीजन में ऐसे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहां से यहां जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा ही घटेगा? घटेगा। कैसे? फील्ड उस साइड है ना, जो आपका अप्लाइड फील्ड था वो था आपका, पर अब उसको काउंटर करके इसने अपना बना लिया है। तो यहाँ पे फील्ड ऐसे है तो उस फील्ड के अलोंग पोटेंशियल घटता है। तो यहाँ पोटेंशियल जब बढ़ा तो उतना ही वहां पे घटना पड़ेगा -V, ताकि वापस 0 हो जाए। अगर इससे ज्यादा चार्ज सेपरेशन हुआ तो -ΔV बड़ा हो जाएगा।
किरचॉफ लूप रूल वैलिड नहीं होगा। तो किरचॉफ लूप रूल वैलिड कराने के लिए जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जितने चार्ज से बनेगा उतना चार्ज आपका वहां पे आ जाएगा। हल्का सा मुश्किल है शुरू में, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। बैटरी लगी है, बैटरी के साथ में दो कंडक्टिंग प्लेट्स लगी हैं। बैटरी लगाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा, वो मूव करेंगे और तब तक चार्ज सेपरेट होता रहेगा जब तक कि उन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए, ताकि आप किरचॉफ लूप रूल लगा के नेट जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप है वो आप जीरो कर सकें। ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने का। चार्ज इस तरीके से करेंगे। अब आप बताएं, आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसी है, ये ऐसे आपको दिखेगा और नेगेटिव चार्ज इस पे से पूरे पे रहेगा और ऐसे ही आपका पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने रहेंगे, शीट्स की तरह बिहेव करता है। अब ये बताएं, क्या जो चार्ज Q है, दिस Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा क्या उतना ही ज्यादा Q बनेगा, उतना ही Q बनेगा, हाँ के ना? क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल डिपेंड अपॉन Q ज्यादा होगा तो फील्ड ज्यादा होगा और फील्ड ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो दिस Q इज प्रोपोर्शनल टू V। यहां पे इक्वालिटी लाने के लिए मैंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया CV। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। Capacitance is defined as storage capacity of capacitor. C can be written as C Q by V. C equal to Q by V. कैपेसिटेंस आपकी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है, फॉर्मूला बन गया C इक्वल टू Q बाई V। तो आप स्टोरेज कैपेसिटी को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, क्या? चार्ज होल्ड बाय पैरेलल प्लेट्स पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। आपने अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाई तो कितना चार्ज स्टोर हुआ, 2 की लगाई तो कितना स्टोर हुआ, तो उसकी चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज कैपेसिटी। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आप बताएं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दीज, दिस V विल बी कैन बी रिटन एज E इंटू डी। D क्या है? D है इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। इन पैरेलल प्लेट्स का एरिया क्या है? A। आप बता दें ये वाला इक्वेशन सही है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डेल्टा L, साइन ही लगाया बस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इज E इंटू डी। अब आप मुझे बता दें, क्या आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कितना होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ये कितना होगा? ये प्लेट के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो दिस प्लेट कैन बी कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसका? पॉजिटिव वाली प्लेट का। नेगेटिव वाली प्लेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगा, तो सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट, ऐड करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पुट करें, वहां पुट करेंगे तो V बिकम्स क्यू ए ई इंटू डी। इसको रीअरेंज करेंगे तो Q बाय V, V नीचे आ जाएगा और ये उस साइड आएगा, ये बनेगा Q बाय V इक्वल टू ए ई नॉट बाय डी। अब देखें Q बाय V क्या था, C था, तो C का एक फॉर्मूला और बन गया ए ई नॉट बाय डी। आपके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिपेंड कर रही है ए पे, डी पे, एप्सिलॉन नॉट पे। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, डी क्या है, डिस्टेंस। तो इसका मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज्योमेट्री कैसी है। तो आप ये नोट डाउन कर लें बेशक, क्या स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर, ए ई नॉट बाय डी, ए ई नॉट बाय। कैपेसिटर वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है शुरू में, पर आप घर से, ये आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, दोबारा देख लें एक बार। और कल मुझे लग रहा है एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, एक लेक्चर कल भी लेंगे और फिर आपका ये चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी, बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।